Morning 11th class. So 11th class, how are you all? Hope you all are good. So we were on chapter number 3 of geography, interior of the earth. We have understood about various aspects जिससे कि हमें अर्थ के इनसाइड के बारे में पता चलता है. हमने डायरेक्ट सोर्सेस देख लिया था, हमने इनडायरेक्ट सोर्सेस देखे थे. इनडायरेक्ट सोर्सेस में वी वर टॉकिंग अबाउट अर्थ, सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे इन अ प्रीवियस क्लास. हमने डिटेल में पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स के बारे में, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है. एंड वी डिड अंडरस्टूड द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक से रिलेटेड ही और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी हमें आनी चाहिए, तो ये भी अपने कर लेते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द शैडो जोन. अब नाउ व्हाट इज शैडो जोन क्लास. हमें पता है अर्थक्वेक जो है रिकॉर्ड किस पे किया जाता है, सिस्मोग्राफ पे किया जाता है. ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि सिस्मोग्राफ पे क्या होता है कि अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो वैसे तो रिकॉर्ड की जाती है, बट कुछ स्पेसिफिक एरियाज होती है जहाँ पे ये वेव्स रिपोर्ट नहीं की जाती. ऐसी जोन्स जहाँ पे इन वेव्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं एंड विच आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ, ऐसी जोन्स को हम बोलते हैं शैडो जोन. जब हम अलग अलग, हमने जैसे जो भी रिसर्चर्स उन्होंने स्टडी किया अबाउट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट इवेंट्स, तो दे हैव सीन कि देयर एग्जिस्ट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन फॉर डिफरेंट earthquakes, different events. Now this is the picture that is given in your book on page number 24. You can look at this picture in your book as well as you can look it on the screen as well. तो आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें शैडो जोन दिया हुआ है ऑफ पी एंड एस वेव्स. दैट मीन्स हमें ये पता चल रहा है कि सिस्मोग्राफ दैट इज लोकेटेड एनी डिस्टेंस बिटवीन 105 degrees from epicenter recorded the arrival of both P and S waves. तो P और S waves जो हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास है बेसिकली जब जहाँ पे अपना अर्थक्वेक हुआ है एपिसेंटर में, उसके एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री वो हमने रिकॉर्ड किया है P and S waves दोनों. बट हाउएवर जो सिस्मोग्राफ that is located beyond 145 degrees from epicenter, यानी epicenter से 145 डिग्री दूर जहां पे भी सिस्मोग्राफ लोकेटेड है, वहां पे हमने देखा है रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ P waves, पर S waves का रिकॉर्ड हमें नहीं मिल रहा. तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो जोन आपको दिख रहा है 105 से 145 के बीच में, you can see it on your screen, the zone between 105 to 145 degrees, जो ये एरिया है शेडेड एरिया, this is the area, basically this is identified as the shadow zone for both the type of waves. Entire zone beyond 105 degree does not receive S waves. और हम देखते हैं, देखो 105 डिग्री के नीचे आप देख सकते हो नीचे वाली फिगर में पूरा शैडो जोन है, और ऊपर वाले में देखोगे अगर 105 से 145 के बीच में क्या है, P वेव्स का शैडो जोन है. यानी कॉमन क्या है दोनों में, 105 से 145 डिग्री वाली बीच वाली जो एरिया है वो P और S वेव्स दोनों के लिए क्या है, शैडो जोन है एपिसेंटर से. ठीक है. So basically ये जो shadow zone है of P appears as a band around Earth between 105 to 145 degrees away from epicenter, and the shadow zone of S waves is not only larger but it is also little over 40% of the Earth surface. So इससे हम shadow zone जो है वो हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइम पे depending upon the epicenter जो अलग अलग एरियाज का शैडो जोन होता है जहां पे ये वेव्स जो है रिकॉर्ड नहीं होती है. कहीं कहीं पे P वेव्स नहीं होती है, कहीं कहीं पे S वेव्स नहीं होती है, और कहीं कहीं पे दोनों ही
वेव्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। सो इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, शैडो जोन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अर्थक्वेक। ठीक है, तो जब हम टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स की बात कर लेते हैं, जो हमारा सबसे पहले टाइप का अर्थक्वेक है उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जनरली क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स हैं उनके कारण ये जेनरेट होता है। जनरली क्या होता है, जैसे रॉक्स जो है वो स्लाइड हो रही हैं, जहाँ पे अर्थ के सरफेस पे फॉल्ट्स हैं, वहां पे अगर रॉक्स जो है वो स्लाइड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ा था, तो उसके कारण क्या है, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, ट्रेमर्स क्रिएट होंगे, सिस्मिक वेव्स और सारे जितने भी वेव्स हैं, शेकिंग ऑफ द अर्थ होगा, जिसके कारण अर्थक्वेक आ जाए। तो ऐसे अर्थक्वेक को हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सेकेंड है वॉल्केनिक, ये स्पेशल क्लास है टेक्टोनिक अर्थक्वेक में ही, बट ये उन्हीं एरियाज पे आती है जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोस। तो वॉल्केनोस अगर आए हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जब बहुत तेज वॉल्केनोस आएगा तो उसके पास ऑब्वियसली साथ के साथ अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उन अर्थक्वेक को हम क्या बोल देते हैं, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। थर्ड आ जाता है हमारा कोलैप्स अर्थक्वेक। तो कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है, कोलैप्स अर्थक्वेक बेसिकली जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी हुई है, बहुत ज्यादा माइनिंग हुई है और को बहुत ज्यादा डिगिंग कर दिया, बहुत बड़ा स्पेस बन गया है, और जो रूट्स है अंडरग्राउंड माइन की वो कोलैप्स हो गई अचानक से, तो उससे ट्रेमर्स क्रिएट हो जाते हैं। ट्रेमर्स मतलब शेकिंग ऑफ द अर्थ, ट्रेमर्स। ठीक है, ट्रेमर्स मतलब बेसिकली जैसे शेक और जो वाइब्रेशंस, वेव्स, ये सारी क्रिएट होती है अर्थक्वेक। तो इस वाले को हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, क्योंकि कोलैप्स हो गई थी रूट्स ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस, और ये माइनिंग एक्टिविटीज इंटेंस होती है तब क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या हो जाएगा हमारा, वो होता है जहाँ पे सपोज एक्सप्लोजन हुआ है, केमिकल एक्सप्लोजन हुआ है या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, सपोज न्यूक्लियर डिवाइसेस में कुछ एक्सप्लोजन हो गया या केमिकल बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हो गया, तो जो उससे ट्रेमर्स क्रिएट होती हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट है हमारा रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। अब रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या है हमारा, ये अर्थक्वेक है जो कि अकर होता है इन एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वॉयर्स, जहाँ पे रिजर्वॉयर्स सेटअप किए हुए हैं और बहुत बड़े लार्ज रिजर्वॉयर हैं, और जब अर्थक्वेक उन एरियाज के आसपास आता है और इन यहाँ पे जब ये अर्थक्वेक आता है तो इसको हम बोलते हैं रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा ये सेटअप होते हैं बड़े रिजर्वॉयर, इनके कारण ये अर्थक्वेक जो है वो अकर होता है, इसलिए हम, और इन एरियाज में होगा तो हम इनको क्या बोल देंगे, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं क्लास, बिफोर मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमें अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है जो हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये तो पता है कि अर्थक्वेक जो है उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। तो दो तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे या इंटेंसिटी के बेसिस पे। जब हम मैग्नीट्यूड के बेसिस पे अर्थक्वेक को जो जिस स्केल पे मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड जो है वो हमें ये बताता है कि अर्थक्वेक के टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी। ठीक है, और जनरली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन नंबर्स बिटवीन 0 to 10। नेक्स्ट है इंटेंसिटी स्केल, स्केल जैसे मेजर करते हैं। तो इंटेंसिटी स्केल जो है वो नेम किया हुआ है आफ्टर एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट जिनका नाम था मर्केली, और ये जो मर्सेली है, मर्केली है जो ये जो है, इन्होंने इंटेंसिटी स्केल
के बारे में अपने को डिटेल में बताया था, इसलिए इनके ऊपर ही नाम रखा हुआ है इस स्केल का। ये जो इंटेंसिटी स्केल है ये हमें ये बताती है कि विजिबल डैमेज कितना हुआ है, ठीक है। यानी जो अर्थक्वेक आया है उससे अर्थ की सरफेस के ऊपर कितना ज्यादा डैमेज आया है, इसको हम स्केल बिटवीन 1 to 12 मेजर करते हैं। तो एक बार क्लियर हम वापस देख लेते हैं। दो स्केल्स में मेजर किया जाता है, रिक्टर स्केल और इंटेंसिटी स्केल। रिक्टर स्केल जो है, रिक्टर स्केल में हम 0 to 10 के बीच में एक्सप्रेस करते हैं इसको। इसमें हम मेजर करते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी। और जो इंटेंसिटी स्केल है 1 से 12 के बीच में, इसमें है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर डैमेज कितना हुआ है उस अर्थक्वेक के आने से, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक की, क्योंकि हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, यू मस्ट हैव स्टडीड क्लास इन योर जूनियर क्लासेस आल्सो कि जब हम मेजर करते हैं इसको मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हुआ हमारा, एनर्जी रिलीज ऑफ द अर्थक्वेक। यानी रिक्टर स्केल के जनरली जो आपके पास अपने पास डेटा आता है ना, वो रिक्टर स्केल वाला होता है। तो हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ज्यादा डैमेज होगा, हमें पता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। और ये एक नेचुरल हैजार्ड है, तो व्हेनेवर इट टेक्स इट मे अकर इन एनी मैग्नीट्यूड। कहीं भी इसके शॉक्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हर जगह एक्सपीरियंस होता है, बट कुछ ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है, जैसे जापान एंड ऑल, ठीक है। हमें ये पता है जो हाई मैग्नीट्यूड है 8 से ऊपर वो बहुत रेयर है। वंस सपोज वंस इन 1-2 years जहाँ पे भी आता है तो बहुत ज्यादा डिवास्टेशन कर लेता है। ऑलमोस्ट अगर एवरी ईयर आए तो मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। जनरली आपने पढ़ रखा होगा 2 या 2 से लेस होता है, जब बहुत ही कम होता है रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ पे। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, बट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वेरी लिटिल। तो 3 या 3 से नीचे वाले जो हैं उनको हम बहुत कम मानते हैं, और 3 से 4 के बीच में माइनर होता है, 4 to 5 के बीच में लाइट होता है, 5 to 6 के बीच में मॉडरेट होता है, वी कैन फील इट नाउ, ठीक है। तो वैसे 2.5 से 5.4 के अराउंड माइनर डैमेज होता है, 5.5 से 6 के बीच में डैमेज होता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। और उसके बाद मेजर 7 से ऊपर, तो 6 से ऊपर भी बहुत डैमेज होता है, 7 से ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज होता है, मेजर अर्थक्वेक होता है। और 8 का तो मैंने बोला ही है कि इट इज समथिंग विच कॉजेज ह्यूज डिवास्टेशन, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम आ जाती है अर्थक्वेक से, तो किस किस टाइप की प्रॉब्लम आती है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वो भी देख लेते हैं। अर्थक्वेक हमें पता है नेचुरल हैजार्ड है, इसके हैजार्ड आप जनरली बहुत सारे ऐसे हैं जो उसी टाइम फील हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। ग्राउंड शेकिंग हमें पता है। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट क्या होता है, ग्राउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम बोलते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली जो नेक्स्ट है हमारा वो है लैंड एंड मड स्लाइड्स। आपको पता होगा लैंड स्लाइड्स तो बहुत बार सुना होगा, अभी रिसेंटली भी इंडिया में वी आर सीइंग सर्टेन लैंड स्लाइड्स। तो ये जनरली क्यों होता है, ये इसीलिए ही होता है, अगर ऑब्वियसली जब अर्थक्वेक आ जाता है तो एज वो जो लैंड है वो स्लाइड कर लेता है फ्रॉम दी स्लोपिंग एरियाज, या ऐसे करके हायर ऑल्टीट्यूड्स वाले जो एरिया है वहां से क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है। तो लैंड स्लाइड्स भी होती है, और ऐसे है ना मड स्लाइड्स भी होती है, वो भी मतलब बहुत बड़े फॉर्म में बहुत सारी मड जो है वो मूव करती है, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, मड स्लाइड्स। एंड तो ग्राउंड शेकिंग हो गया अपना, डिफरेंशियल अपना ये हो गया ग्राउंड सेटलमेंट, पूरा जो मूवमेंट मतलब अर्थ के नीचे का जो फाउंडेशन है वो मूव हो जाता है, ग्राउंड हट जाती है। सॉइल लिक्विफिकेशन का क्या होता है, सॉइल लिक्विफेक्शन का मतलब होता है जनरली जो पूरा अर्थ है ना उसका
बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ हम बोलेंगे। यू मस्ट हैव सीन समटाइम्स कि बहुत सारी ऐसे लगता है बिल्डिंग्स या कोई चीज है ना जमीन के अंदर धंसती जैसे जा रही है, तो ऐसा भी होता है जनरली जब स्ट्रेस वगैरह इस अर्थक्वेक के कारण सडन चेंज होता है स्ट्रेस कंडीशन में, जिसमें जो सॉलिड चीज है वो भी ऐसे लगता है लिक्विड के जैसे दह रही है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है एवलांचेस। एवलांचेस क्या होते हैं क्लास, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आपने देखा होगा बहुत हायर ऑल्टीट्यूड से स्नो जो है बहुत ग्रेट स्पीड में मूव करती है टुवर्ड्स दी लोअर जो एरियाज हैं उनकी तरफ, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें रिगार्डिंग नेक्स्ट जो है अपना फ्लड फ्रॉम डैम्स, और जो लेवी फेलियर्स है, फ्लड एकदम डैम से सारा पानी बाहर की तरफ निकल जाता है और इस तरीके से डैमेज कॉज होता है। देन सडन फायर्स भी हो जाती है, स्ट्रक्चर को लैप्स हो जाता है पूरा, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और सुनामी होता है, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे देख लिया है कि ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड और मड स्लाइड, soil liquefaction, soil lurching, avalanches, ground displacement, floods from dam and levee failures, fires, structure collapse, falling objects, tsunami. ग्राउंड लर्चिंग भी क्लास एक टर्म है, इसमें भी क्या है बहुत ज्यादा शेकिंग हो जाता है ऑफ द अर्थ, वॉल्केनिक या वॉल्केनिक इरप्शन से भी होता है, अर्थक्वेक से भी होता है, जिसके कारण बहुत रिलीज जैसे एनर्जी होती है और डिवास्टेशन जैसे कॉज होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कि अर्थक्वेक जो है वो कैसे कितना हार्मफुल हो सकता है। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कैसे अकर होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड देन वी डिड अबाउट क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स एंड ऑल दिस। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, अगेन अ वेरी स्मॉल टॉपिक, और ये जो टॉपिक है ये हमने वैसे तो छोटी क्लासेस में कर रखा है कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है एंड कोर क्या होता है। So this is what we will be studying as our next topic. Okay. So before understanding this, just try to recall certain things ताकि हम connection बना पाए। अगर हम देखें अर्थ, हमें पता है जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो आउटर मोस्ट कौन सा होता है, हमारा क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होती है। तीनों की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग डेंसिटी होती है। So class, with this we have been able to complete earthquake. One thing that we were left while we were talking about earthquake, that is stated in your book, it is specially told about tsunami. कि देखो हमने जो बोले ना कि earthquake की जो problems है, तो there are 12 problems that are being, मतलब जो उसके effects हैं, तो फर्स्ट 6 जो है उनका आप देख सकते हो कि दे हैव सम बेयरिंग अपॉन द लैंडफॉर्म पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, बट उसके बाद जो आप बाकी देखोगे ना उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। जैसे अगर सुनामी की बात करें तो सुनामी कैसे अकर होता है, इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर, जो क्रिएट हो रहे हैं वो जो एपिसेंटर है वो अगर ओशन या सी के नीचे है तो उसके मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, तो क्या होता है सुनामी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं और इन ट्रेमर्स के कारण, यानी कि सुनामी इटसेल्फ इज नॉट अ अर्थक्वेक, बट क्या होता है कि उसके वाटर के नीचे जब क्रिएट होता है वो एपिसेंटर, वहां से ट्रेमर्स जनरेट होते हैं तो बड़े बड़े वेव्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है, और दो अर्थक्वेक तो थोड़ी देर के लिए अकर होता है, पर जो सुनामी का उसके बाद जो इफेक्ट आता है, अगर वो स्पेशली 5 रिक्टर स्केल पे 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो तो इट इज रियली डिवास्टेटिंग फॉर द एरिया वेयर दिस सुनामी कम्स, ठीक है। तो वी आल्सो हैव मेनी रेफरेंसेस ऑफ सुनामीज कि कितनी बार कितने अलग अलग जगह में आए हैं जिसके कितने डिवास्टेटिंग इफेक्ट है। Okay, now we will just take up this small topic also, the structure of the earth.
where we'll be studying about the crust, the mantle and the core. Now crust जो है हमें पता है outer most layer है अर्थ का solid part, brittle है नेचर में. brittle मतलब somewhere मतलब आराम से जो जैसे कि टूट सकता है उस टाइप का है. ठीक है. देन जो थिकनेस है क्रस्ट की वो वेरी करती है. ओशनिक क्रस्ट पे अलग थिकनेस होती है और हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उस पे अलग होती है थिकनेस. ओशनिक क्रस्ट जो है यानी ओशन के नीचे जो क्रस्ट है वो बहुत थिन होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस होती है 5 किलोमीटर ओनली, वेयर एज जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी होती है 30 किलोमीटर थिकनेस. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑब्वियसली थिकर है और ज्यादा थिकर होता है जहाँ पे माउंटेन सिस्टम ऑब्वियसली, तो ज्यादा थिकनेस होगी, क्रस्ट का लेवल ज्यादा होगा. तो हिमालयन रीजन में ये कभी कभी 70 किलोमीटर्स तक होती है. क्या चीज? थिकनेस. तो यानी क्रस्ट सॉलिड ऊपर की लेयर है और ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस अलग होती है. ओशनिक क्रस्ट की 5 किलोमीटर होती है जबकि कॉन्टिनेंटल की 30 होती है, बट हिमालयन एरियाज में 70 किलोमीटर्स तक भी पहुंच जाती है. जो हमने अगर हम ये देखें रिगार्डिंग देयर डेंसिटी तो हम यही नोटिस करेंगे कि जो heavier rock से this type of rocks are found in the oceanic crust is basalt. यानी जो ओशनिक क्रस्ट में जिस टाइप के अपने को रॉक मिलते हैं वो बसाल्ट होते हैं जिनकी मीन डेंसिटी जो होती है ऑफ मटेरियल इन ओशनिक क्रस्ट वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहां पे हेवियर रॉक्स होते हैं जिनकी डेंसिटी 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब जितनी हाई होती है. ठीक है. तो ये मेजर अपना क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल एंड दी ओशनिक क्रस्ट. ओशनिक क्रस्ट के जो एज वी नो कि जो ओशनिक क्रस्ट जो है उसकी मीन डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जितनी होती है और जो टाइप ऑफ रॉक्स जनरली ओशनिक क्रस्ट में बसाल्ट होते हैं और हेवियर रॉक्स की जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वो 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड और ज्यादा होता है. ठीक है. जो अपना सेकंड लेयर है वो है मेंटल. मेंटल क्या होता है हमें पता है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है और ये जो मेंटल वाला लेयर है यहाँ पे हम देखेंगे ये एक तरीके से समवेयर डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है. जो मेंटल का जो अपर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल के अपर पोर्शन को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर का एस्थेनो का मतलब होता है वीक. तो जब मैंने अर्थक्वेक समझाया था मैंने बोला था कि वीक लेयर होता है तो इसीलिए इसका नाम एस्थेनोस्फेयर पड़ा है. जनरली ये कंसिडर किया जाता है 400 किलोमीटर के अराउंड एक्सटेंड करता है ये और यही मेन सोर्स है जहां से मैग्मा को रास्ता मिलता है बाहर निकलने का. कहाँ पे? वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे. ठीक है. वॉल्केनिक इरप्शन में भी हमने पढ़ा था वीक सेक्शन जो है एस्थेनोस्फेयर होता है जहां से मैग्मा जो है बाहर निकलता है. तो इसकी जो डेंसिटी है वो हायर है क्रस्ट से 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जितनी है. और अगर हम बोले कि लिथोस्फेयर क्या होता है तो क्रस्ट और ये जो अपर पार्ट है मेंटल का, क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, इनको साथ में बोलते हैं हम लिथोस्फेयर. इसकी थिकनेस जो है इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर. ठीक है. द थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर. और जो लोअर मेंटल है वो जो एस्थेनोस्फेयर के नीचे तक एक्सटेंडेड है वो जनरली फिर सॉलिड स्टेट में आ जाता है. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड कि अपर लेयर वाला मेंटल का लेयर अलोंग विद क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. थिकनेस अराउंड 10 to 200 किलोमीटर होती है. जो लोअर मेंटल का लेयर है एस्थेनोस्फेयर से नीचे वो सॉलिड स्टेट में होता है. Then we come to our, this is basically regarding our mental. You can see this asthenosphere upper वाली लेयर है. ठीक है. फिर अगर हम आ जाते हैं वापस से जो अपना थर्ड लेयर है दैट इज कोर. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थक्वेक वेव वेलोसिटी इन सब से हम अर्थ के अंदर के बारे में पता कर सकते हैं.
बेसिकली जो कोर और मेंटल की बाउंड्री होती है ना, वो 2900 किलोमीटर पे लोकेटेड है। क्या चीज, जहाँ पे कोर और मेंटल की ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये एक्सटेंड करती है डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर के अराउंड। जो आउटर कोर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मेंटल कोर की बाउंड्री पे अराउंड 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 6300 किलोमीटर। ठीक है, तो जो डेंसिटी वैल्यू है इस वो अराउंड होती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर, एकदम अंदर की साइड। तो हम देख सकते हैं कितनी डेंसिटी है। तो कोर जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था फॉर्मेशन में पिछले चैप्टर में, कि वो हैवी मटेरियल से बना हुआ होता है, और ये हैवी मटेरियल क्या होता है, निकल एंड आयरन, जिसको हम याद करने के लिए नाई बोल देते हैं। नाई, NI जो है निकल का सिंबल है, और आयरन का Fe है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा कोर है, इनर लेयर ऑफ दी अर्थ है, दो पे डिवाइडेड है, आउटर और इनर कोर। दोनों की डेंसिटी अलग है। जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है, और हेवी मटेरियल जैसे कि निकल और आयरन से ये बनी हुई है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव आल्सो डन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, and in our next class we will be talking about the volcanoes and the volcanic landforms, and then we'll be able to complete the chapter. So this is it for today class. If you have any doubt relating to the topics that we have covered today, please do come back with your problems and we'll discuss and solve them. So meet you all in the next class.